गुड इवनिंग क्लास 11th। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि पॉली एटॉमिक एटम जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर एक फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम क्या समझते हैं या फिर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जानकारी ये होनी चाहिए कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे बना सकते हो या उसके अंदर आप ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। CO मॉलिक्यूल होता है एक, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल को जब आप ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये कार्बन मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इस तरह से बॉन्ड बनाता है। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वो इस तरह से अपना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो अब ये जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि ये अपना 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, और उसके बाद ये बॉन्ड बनता है। इस जो टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे। बहरहाल आप यही समझ लीजिए बस कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं और इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफाइन होता है। फिर आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन कुछ नहीं है, एक ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है वो O3 होता है। और ओजोन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, देखो फॉर्मल चार्ज जो भी होगा, फॉर्मल चार्ज का जो भी कंसेप्ट होगा, फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट जो भी होगा वो आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होगा। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसका कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 2 5, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ। इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज का मतलब कुछ आपका, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये एक ओजोन मॉलिक्यूल है। ये कैसे बना, या फिर ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज मुझे निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, Fc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि पहले तो ऑक्सीजन जो नेटिव स्टेट में मिलता है हमें, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो वो 6 होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। वो माइनस कर दीजिए। उसके बाद उसके अंदर से आप माइनस कर देंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर जो ये, अगर मैं इसको 1 नाम दे रहा हूं और मैं फॉर्मल चार्ज फर्स्ट वाले एटम का निकाल रहा हूं, तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहे, तो इसको माइनस करना है। फिर उसके बाद पहले मैंने क्या बताया, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम ये होगा। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट टेकिंग पार्ट
इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में गए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में गए हैं इन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब मैं इसके लिए निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखे, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं कर रहे। अब हाफ इनटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3, विच इज 1, तो पॉजिटिव 1 यहां पर इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका भी निकालोगे तो -1 आएगा यहां पर, और यहां पर करोगे तो 0 आएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज मैंने ऑलरेडी ही नहीं लिख रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, उसके बाद जो बॉन्डिंग में जा रहे हैं उनको माइनस करना है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गोइंग ऑन बॉन्डिंग, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग वाले की भी माइनस करना है। ये फॉर्मूला लगाते ही आपके पास फॉर्मल चार्ज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। अब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस है, वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। वो हम देखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है कि जो जैसे लिथियम क्लोराइड, ये जो एटम है, जो ये मॉलिक्यूल है, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस के बारे में। लिथियम क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है इसके फॉर्मेशन की जानकारी नहीं दे रहा। जैसे कि लिथियम होता है, लिथियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर, यानी कि 1s2 2s2 2s1, ये हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन का तो समझ में आता है कि इसने 8 के लिए बना लिया होगा। लिथियम का समझ नहीं आता ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा क्या। तो ये लुईस नहीं समझा पाया कि ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, LiCl कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी जानकारी वो नहीं दे पाया, ठीक है। AlCl3 भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी जानकारी वो नहीं दे पाया कि वो कैसे बनता है। एक और एग्जांपल है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक एग्जांपल ऐसा है जिसके अंदर 8 नहीं, 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर लिए, 1 यहाँ पर है। तो अगर इसके मैं काउंट करूं तो शेयरिंग में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या नाइट्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स के इसके पास है वो है 5, 8 से कम है, और ऑड भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट है वो 5 आ रहा है। लेकिन ये NO जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास किसके पास नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के पास नहीं है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है, सॉरी, थर्ड एग्जांपल है कि 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल होता है PF5, ठीक है, उसकी शेप जो होती है वो आगे आएगी, लेकिन मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं। ये आपका PF5 मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करोगे तो इसके ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा है, तो इसके भी माने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए,
8 से कहीं ज्यादा हो गए और ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, नियोन गैस के बारे में आपको बताया था। फोर्थ पॉइंट, मैंने नियोन के बारे में ये बताया था कि इसके आठों के आठों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये इनर्ट होती है और इसको नोबल गैस बोलते हैं। ये क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। कोई भी मॉलिक्यूल, ल्यूइस बोलता था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो बॉन्ड बना के अपने इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 कर सके अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। लेकिन नियोन जो होता है वो एग्जांपल दिया था कि वो इनर्ट होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर इसी ग्रुप में नीचे चलोगे तो जिनोन के पास भी आउटर मोस्ट 8 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल XCF2। ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसके अंदर XCF2 होता है। मतलब XCF2 होने का मतलब क्या है कि Xc जो है वो रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं है। तो इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि XCF2 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो ये सब इनर्ट होने चाहिए थे, किसी के साथ रिएक्ट करते हुए नहीं मिलने चाहिए थे। लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया जब उसने XCF2 को देखा। फिर उसके बाद आता है कि वो शेप के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा था, मौन धारण करे हुए था। शेप को डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी, ये भी डिफाइन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, शेप की मॉलिक्यूल जो होता है उसकी शेप क्या होगी। और उसके बाद एक पॉइंट और है कि वो स्टेबिलिटी को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल कैसे होंगे या अनस्टेबल कैसे होंगे। इस चीज के बारे में भी वो नहीं बता पाया कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कम स्टेबल होते हैं। तो वो सब के बारे में बात ही नहीं कर पाया। बेसिकली जो ल्यूइस ने किया था वो ये किया था, उसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत सारी होती है, वो जो है वो आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लिमिटेशंस है ल्यूइस की, तो ये आपको आगे समझ। अब हम चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है जो आपको काम आएंगी। देखो ये सब जो टंटा है ना, जो ये सब आपका टंटा है वो कोवलेंट बॉन्ड के लिए है। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर भाई ऑक्टेट रूल माने ना माने या शेप क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको कोवलेंट बॉन्ड में दिक्कत आती है और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करने पड़ते हैं। लेकिन जो आयनिक होते हैं उनमें ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था Na+ एंड Cl-, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका काम चल गया, इसका भी चल गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गई और ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर गया। ये जो होते हैं ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे Na यहाँ है, Cl यहाँ है, फिर एक Na यहाँ है, फिर एक Cl यहाँ है, NaCl 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 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इनको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल्स। और ये जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं। क्रिस्टल जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो आयनिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। और अब ये बात देखिए, जो इनकी स्टेबिलिटी होगी, इन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। हम क्या करेंगे, इसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि ये और ये मॉलिक्यूल में से इस मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकाल दूं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को जब मैं बाहर निकाल रहा हूं और जो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, दैट मींस एनर्जी देनी पड़ रही है, वो एनर्जी हमारी होती है लैटिस एनर्जी के इक्वल। ये जो लैटिस है, ये लैटिस है ना, एक तरह की अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और जितनी ज्यादा ये लैटिस एनर्जी होगी किसी भी सॉलिड की, आप बोलोगे वो सॉलिड उतना ही स्टेबल है।
है ना। अब तुम अंदाजा लगा लो कि मेरे पास दो तीन सॉलिड पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, दो तीनों को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। कुछ थे जो जल्दी मेल्ट हो गए, कुछ थे जो बाद में मेल्ट हुए। तो जो जल्दी मेल्ट हो गए या जिनका लैटिस जल्दी टूट गया, दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं थे। जो स्टेबल होगा वो देर में टूटेगा। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप बोलोगे कि वो सॉलिड उतना ही ज्यादा है, उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। फिर आता है कोवेलेंट के बारे में। देखो, जो हमारे आयनिक स्ट्रक्चर थे वो तो बहुत इजी है, उनको हमें कुछ नहीं बताना, हमें यही बताना था कि भाई ये अरेंज कैसे होते हैं। सीधे साधे से लोग हैं, उनको टेम्परेचर दो और जितना ज्यादा स्टेबल लैटिस होगा उसको उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगी। लेकिन कोवेलेंट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। एटम कहाँ पे प्लेस है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, कि कौन किससे कितनी दूर है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो ये सब जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। इसीलिए कोवेलेंट के केस के अंदर हम चलते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। अभी मैं आपको ये डिफाइन नहीं कर रहा कौन सा एटम कहाँ है, लेकिन मैं आपको इन चीजों से वाकिफ करा रहा हूं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है कि मान लो बॉन्ड लेंथ दो टाइप की होती है। पहली तो होती है कोवेलेंट, कोवेलेंट वाली, एक होती है वंडरवॉल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो एक ही होती है, कोवेलेंट रेडियाई एंड कोवेलेंट एंड वंडरवॉल रेडियाई होते हैं। कोवेलेंट रेडियाई एंड वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब अभी समझा दूंगा। देखो, कोवलेंट रेडियाई का मतलब क्या होगा, मान लो एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है। ये और ये मॉलिक्यूल ए है, ये बी है। यहां से यहां आर ए होगा, यहां से यहां आर बी होगा। ए एटम का जो रेडियस है उसको बोलेंगे आर ए, बी एटम का जो रेडियस है उसको बोलेंगे आर बी। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब इनके न्यूक्लियस से जो डायरेक्ट डिस्टेंस पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। और कोवेलेंट रेडियाई किसके इक्वल होगा, आर ए प्लस आर बी। जो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। ऐसे ही वंडरवॉल रेडियाई दूसरी चीज होती है। उसके अंदर क्या होता है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ये दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स तो है लेकिन कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इनका क्या करने लग जाए, इनके बीच में एक लाइन खींच दे, एक इमेजिनरी लाइन खींच दो और उसको, इस इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ होगी वो आपका वंडरवॉल रेडियाई होगा, आर डब्ल्यू, ठीक है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको वंडरवॉल रेडियाई बोलते हैं। और जब आप दो बॉन्डेड एटम्स के बीच का रेडियस निकालते हैं तो उसको कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होती है कि एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है उसका जो लेंथ है यही आपकी बॉन्ड लेंथ है। कोवेलेंट रेडियाई ही आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम के साथ आकर बॉन्ड बनाता है, अब वो तो डिस्टेंस होगा वही तो बॉन्ड लेंथ होगी कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है। तो ये आपकी बॉन्ड लेंथ होती है कोवेलेंट रेडियाई एंड वंडरवॉल रेडियाई। दो तीन टर्मिनोलॉजीज और है, फिर उसके बाद आप एक और थ्योरी के पास चलेंगे, वीबीटी है या वेस्पर है या फिर एमओटी है, इनके पास चलेंगे और हम अच्छे से जानेंगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसके अंदर शेयरिंग चलती है
वो कैसे बिहेव करते हैं या उनको कैसे पता लगाते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट होंगे, या जो लिमिटेशंस आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में मिली थी उनको कैसे दूर करेंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफी है, आप ये चीजें पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक the video and subscribe my channel. Thank you so much.